मैं राजेश गुप्ता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान सभा पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि बीए सेकेंड ईयर में मत्स्य यूनिवर्सिटी द्वारा जो राजनीति विज्ञान हेतु जो सिलेबस जारी किया गया है, उसमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के नाम से एक पेपर है। ये बहुत महत्वपूर्ण पेपर है। पूर्व के वीडियो में मैं इस बारे में आपको बता चुका हूँ कि वर्तमान में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं उन सभी में भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न बहुतायत संख्या में आने लगे हैं, और पिछले कुछ सालों के ट्रेंड को देखें तो ये संख्या बढ़ती जा रही है। और इसीलिए भारतीय संविधान अर्थात भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के प्रत्येक टॉपिक को अच्छी तरीके से समझना, उस पर चर्चा करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये जो पेपर है मुख्यतः प्रत्यक्ष रूप से सीधा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़ा हुआ है। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले संविधान सभा के गठन पर चर्चा करते हैं। यदि वैश्विक स्तर पर अपन बात करें तो संविधान सभा है क्या, सबसे पहले ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संविधान सभा का तात्पर्य उस सभा से है, उस परिषद से है जो किसी देश के संविधान का निर्माण करती है। वास्तव में यदि लोकतांत्रिक जब से युग की शुरुआत हुई है तब से संविधान सभा की मांग निरंतर बढ़ने लगी, क्योंकि राजशाही व्यवस्था में संविधान सभा के निर्माण किसी जनता या जनता के निर्वाचित लोकतांत्रिक प्रतिनिधियों से न होकर उस समय के तत्कालीन राजाओं, महाराजाओं या उस समय के शासकों द्वारा तय होता था। तो वहाँ उस समय की जो संवैधानिक व्यवस्थाएं होती थी, उस प्रदेश की जो संवैधानिक व्यवस्थाएं होती थी वह उस देश के या उस क्षेत्र के शासकों द्वारा तय होती थी। लेकिन जब लोकतांत्रिक युग आया तो धीरे धीरे राज्य के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन और इस आधार पर संविधान को तैयार करने की मांग होने लगी। वैश्विक स्तर पर संविधान सभा के सबसे जो पहले विचार हेनरी मैन ने दिया, राजनीति विज्ञान के बहुत बड़े प्रोफेसर रहे हैं, ये बहुत बड़े विद्वान रहे हैं अपने आप में, और व्यवहारिक रूप से संविधान सभा के विचार को अमेरिका और फ्रांस ने सबसे पहले अपनाया। यदि हम भारतीय संदर्भ में बात करें तो सबसे पहले इसकी मांग बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से की। उन्होंने ये मांग की कि भारतीय संविधान का गठन हेतु भारतीय संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, ये भारत के स्वराज के लिए ज़रूरी है। और इसी दौर में जब भारतीय नेताओं द्वारा भारत की स्वतंत्रता के लिए निरंतर और तेजी से प्रयास किए जा रहे थे, उदारवादी और उग्रवादी दोनों शाखाओं के द्वारा बहुत तेजी से इसके लिए जब प्रयास किए गए तो इन मांगों में दो निहितार्थ थे। पहली बात तो ये थी कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, और दूसरी महत्वपूर्ण बात, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के साथ साथ स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण भी स्वयं भारतवासी ही करेंगे। इस प्रकार स्वतंत्रता और संविधान सभा की मांग भारत के संदर्भ में अलग अलग न होकर एक ही हिस्से के दो भाग थे। तो स्वतंत्रता के साथ साथ स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण भी भारतीयों द्वारा हो, ये मांग भी बहुत तेजी से ब्रिटिश शासन के समक्ष रखी जाने लगी। 1922 में
महात्मा गांधी जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा, अर्थात लोकतंत्रात्मक शासन। ऐसा संविधान तैयार होना चाहिए जिसे स्वयं भारतवासी तैयार करें और उस संविधान की शक्ति अंतिम रूप से भारतीय जनता में ही निहित हो। 1924 में तेज बहादुर सप्रू ने कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान भी संविधान सभा की मांग की। औपचारिक या स्पष्ट रूप से हम बात करें तो सबसे पहले संविधान सभा की मांग का श्रेय एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय को जाता है, जिन्होंने 1934 में सबसे पहले ये मांग की और इसके पश्चात 1935 से 1938 तक कांग्रेस के होने वाले विभिन्न अधिवेशनों में इस मांग को बहुत तेजी से उठाया गया। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य जारी किया कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। वयस्क मताधिकार का मतलब है कि मताधिकार हेतु वही व्यक्ति या वही नागरिक योग्य है जो वयस्क है, और भारत में वयस्कता की आयु पहले 21 वर्ष थी। बाद में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के प्रयासों से इसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो भारत में इस समय वयस्क मताधिकार हेतु जो आयु है वो 18 वर्ष निर्धारित है। अगस्त 1940 को जो अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, उनमें ब्रिटिश शासन ने ये सैद्धांतिक रूप से मान लिया कि हम संविधान निर्मात्री सभा का गठन करेंगे। 1942 में क्रिप्स योजना के तहत ये कहा गया कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा, लेकिन चूंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चरम पर था और ब्रिटिश सरकार को इस युद्ध में भारत का सहयोग चाहिए था, इसलिए भारत ने केवल उनके इस कोरे आश्वासन पर विश्वास नहीं किया, भारतीय नेताओं ने, और गांधी जी ने इसे उत्तर दिनांकित चेक या पोस्ट डेटेड चेक कहकर इसे अस्वीकार भी कर दिया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मोड़ जब आया जब 1945 में ब्रिटेन में हुए चुनाव में एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि यदि मैं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनता हूं तो मैं भारत को यथाशीघ्र स्वतंत्र करूंगा। और जब वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस आश्वासन के अनुसार भारत की स्वतंत्रता की रूपरेखा को तय करने के लिए फरवरी 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा, जिसमें उनकी कैबिनेट के 3 महत्वपूर्ण सदस्य शामिल थे। सबसे पहले जो सदस्य थे वो थे पैथिक लॉरेंस, जो उस समय के भारत मंत्री थे। दूसरे सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो पूर्व भी क्रिप्स योजना प्रस्तुत जिन्होंने की और वो पूर्व में आ चुके थे। और तीसरे सदस्य थे ए बी अलेक्जेंडर। और ये कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया और मई 1946 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने कई सारे बिंदु प्रस्तुत किए, जिसमें उन्होंने यही कहा, सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात ये थी कि एक भारतीय संघ बनेगा, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी प्रांत और उस समय भारत में जितनी भी रियासतें थी उन सबको शामिल किया जाए। सबको शामिल करने के बाद सभी को 3 समूहों में बांटा जाएगा, ए, बी और सी, और हर 10 वर्ष बाद प्रत्येक समूह को यह अधिकार होगा, उसे चयन करने का यह अधिकार होगा कि उसे भारत में रहना है अथवा नहीं रहना है। ये बात भी कैबिनेट मिशन योजना ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें कहा गया।
नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात थी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, उसमें कहा गया कि इस भारतीय संघ का संविधान तैयार करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, जिनमें से 292 सदस्य 11 ब्रिटिश प्रांतों में से चुने जाएंगे। उस समय 11 ब्रिटिश प्रांत थे भारत में, तो जो 292 सदस्य थे वो 11 ब्रिटिश प्रांतों से चुने जाएंगे। उस समय 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। इन चारों क्षेत्रों से एक एक प्रतिनिधि, अर्थात 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से 4 सदस्य चुने जाएंगे और 93 सदस्य देशी रियासतों से लिए जाएंगे। इस प्रकार संविधान सभा में जो भागीदारी प्रांतों की भी की गई और रियासतों की भी की गई। रियासतों से जो संविधान सभा के सदस्यों का चयन होना था, उसका आधार मनोनयन रखा गया, लेकिन जो प्रांतों में प्रतिनिधियों का जो चुनाव था, उसमें तय किया गया कि इन संविधान सभा के सदस्यों का चयन उस प्रांत की असेंबली, प्रांतीय असेंबली के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाएगा। और ये जो निर्वाचन है, ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होगा। इस प्रकार ये कहा जाता है कि जो हमारी संविधान सभा थी वो आंशिक निर्वाचित थी और आंशिक मनोनीत भी थी, क्योंकि जहां प्रांतों में सदस्यों के निर्वाचन का आधार यह रखा गया कि उस प्रांत की प्रांतीय असेंबली के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो उनका चुनाव करेंगे, जबकि रियासतों में यह आधार मनोनयन को बनाया गया। इस प्रकार संविधान सभा का जो निर्वाचन का एक प्रारूप बनाया गया, एक तरीका रखा गया, इस आधार पर हमारे संविधान सभा का के गठन किस आधार पर किया जाएगा, ये इस योजना के द्वारा तय किया गया। इस योजना में ये बातें कही गई। आगे हम ये पढ़ेंगे इसमें कि इस कैबिनेट मिशन योजना ने जो बातें कही, इनके आधार पर भारत में जो उस समय विभिन्न राजनीतिक दल, जो संगठन कार्यरत थे, उनकी उन्होंने क्या रिएक्शन दिया और आगे किस तरह हमारे अंतरिम मंत्रिमंडल और स्वतंत्रता के बाद इसका क्या स्वरूप निर्धारित हुआ संविधान सभा का, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।